हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बढ़िया जोर शोर चल रही तैयारी तुम्हारी। तो भाई आई होप सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कहीं कहीं थोड़े थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल वाटर टाइट करने के लिए ये एक सीरीज़ मैं लास्ट में चला रहा हूँ, जिसमें मैं उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जिसमें अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो पिछले 2 टॉपिक्स भी वही थे और ये भी एक और ऐसा ही टॉपिक है। और आज एक्चुअली ये सब टॉपिक कहाँ से निकल के आते हैं मुझे कैसे पता चलता है। तो खैर इतने साल 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो पता तो रहता ही है कि कहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन अक्सर मैं ये जो टॉपिक्स हैं उठाता हूँ, ये टेलीग्राम वाला जो मेरा ग्रुप है, ये फिजिक्स बाय अनुसर के नाम से उसका ये ग्रुप है। और इसी ग्रुप के थ्रू जब बच्चे मुझे कोई डाउट पूछते हैं, अक्सर जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं उन डाउट्स से मैं डिराइव करता हूँ कि भाई किस टॉपिक में इनको प्रॉब्लम चल रही है। और वैसे ही कुछ क्वेश्चंस में या वैसे ही कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे उठाता हूँ। साथ में कमेंट्स जो आप लोग यूट्यूब के चैनल्स पर डालते हो, उससे भी मुझे पता चलता है कि भाई किस चीज़ को पढ़ाना है, क्या करना है और क्या चीज़ों की किस चीज़ में आपको ज़रूरत ज़्यादा है। अच्छा, एक कमेंट से मुझे एक बात याद आई भाई, अगर आप अभी कमेंट्स ऐसे डालें तो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई मतलब पूरे चैप्टर ना डाल दें कमेंट में। मैंने पूछा भाई क्या पढ़ना चाहते हो, तो भाई किसी ने डाल दिया सर रोटेशन डाल दो, तो किसी ने कहा सर थर्मो पढ़ा दो, किसी ने कहा सर पूरा का पूरा मतलब आप सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ा दो। तो भाई इस तरीके की बातें एक्चुअली ठीक है, मतलब ठीक है, जिसका जो कमज़ोर है वो तो वही बोलेगा। लेकिन अभी हम लोग उस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। अभी क्या छोटे छोटे वीडियोज़ हैं ताकि आपके जो कहीं कहीं एक लीकेजेस हैं, जहां से आपके मार्क्स लीक हो जाते हैं ना, वहां पे हम लोग स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये है कि जितने हो सके उतनी जगह से आपके स्कोर को वाटर टाइट किया जा सके, ताकि आप कम से कम भाई 230-240 का स्कोर तो लाओ। ठीक, ये एक्चुअली आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम तो नहीं कहना चाहिए, पर आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई 230-240, चलो 220 ही आएंगे, 210 भी आएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, पर 150, 130, 110, 100 ये इन मार्क्स पे तो मेंस के अंदर काम चलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं कि भाई कुछ चैप्टर्स हैं। अब जो इन सारी बातों को देखते हुए जो अगला जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कंडक्टर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कई सारे बच्चों के लिए। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम थोड़ा सा कंडक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट देखते हैं भाई कंडक्टर्स के अंदर थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा और कुछ नहीं, तो इस वीडियो को देखते देखते। तो भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। बेसिकली उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भर भर के। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो कि कहीं कोई कंडक्टर है इस तरीके का, ठीक है, या चलो मैं थोड़ा ज्यादा रैंडम शेप बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा सुंदर शेप बना दे, तो भाई एक मान लो इस तरीके का कंडक्टर है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस तरीके से। अब क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो तो अपनी जगह पे बैठे होते हैं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल बंजारे टाइप के होते हैं, चलो यहां से वहां भागो, वहां से वहां भागो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की आवाज आई नहीं, कह रहे वाह क्या फोर्स लगी, मास भी बहुत कम है, एक्सेलरेशन भयानक है, भागो। तो होता क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके इकट्ठे होते हैं, और जो दूसरी वाली साइड है वहां पे इफेक्टिवली एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ रह जाता है। तो वहां पे एक इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बैठा रह गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वहां प्रोटॉन भाग के आए थे, प्रोटॉन वही हैं। ठीक है, जहां थे वो तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भाग गए, इस वजह से वहां पे एक इफेक्टिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है कि यहां पे है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से अंदर ही अंदर एक पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इस कंडक्टर की। और ये जो पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक्चुअली तब तक और स्ट्रांग होती रहती है जब तक कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं हो जाती। तो अंदर वाले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो जीरो होती है, और ये जो कार्यक्रम है ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हो जाता है। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, हमको एक पहली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कंडक्टर की, और वो ये होती है कि उसके अंदर कंडक्टर के मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर चार्जेस होते हैं रेस्ट पर। और अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस रेस्ट पर हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जहां थे वहां रुक चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रुक गए, इस बात का मतलब क्या है कि वहां पे उस पर फोर्स नहीं लग रही अब। और इसका मतलब क्या है
कि अंदर फोर्स नहीं, मतलब चार्ज तो है, फोर्स नहीं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इसलिए वो वहां पे जो चार्ज जहां है वो वहीं खड़ा रह जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अच्छा यहां से फिर एक और बात निकल के आती है, क्योंकि आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है माइनस टाइम्स इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब अगर अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इसका मतलब हर जगह दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अंदर कोई यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां एक और पॉइंट लिया, यहां एक और पॉइंट लिया, इनफैक्ट अलग से कंडक्टर बना देता हूं, मान लो एक कंडक्टर यहां पर है तो इसका ये पॉइंट, 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 ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल स्पेस, इक्विपोटेंशियल स्पेस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने टॉपिक को। अगर आपने कंडक्टर बिल्कुल छोड़ भी रखा है ना, तो भी अगर आप ये अभी एक आज का एक लेक्चर है, एक दो लेक्चर और होंगे, और उससे आपको कंडक्टर पूरा समझ में आ जाएगा, कोई गलती नहीं बचेगी। ठीक है, बस ध्यान से इन दो तीन टॉपिक चैप्टर्स को देख लेना। ठीक है, इन दो तीन वीडियोस को देख लेना। तो ये पहला वीडियो है इस सीरीज का एक्चुअली। तो कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल स्पेस, स्पेस कहा मैंने, ठीक है, सरफेस नहीं कहा, स्पेस कहा है। ठीक है, पूरे कंडक्टर का अंदर बाहर सब मिला के हर जगह का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यहां से अब आती है और भी बहुत खूबसूरत बात, सबसे खूबसूरत बात वो क्या है कि भाई अगर एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, तो इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताई, जीरो बताई। तो अगर मैं इसके अंदर एक इक्विपोटेंशियल स्पेस एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। अब गॉसियन सरफेस मतलब किसका होता है, गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ ये कहता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है। ठीक है, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहता है गॉस लॉ। तो अब यहां पे क्या, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, इसका मतलब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट तो इनफाइनाइट है नहीं, इसका मतलब क्यू इन स्वयं साक्षात जीरो है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, और वो ये होती है कि द नेट चार्ज इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। पहले था नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर जीरो होती है, अब आ गया नेट चार्ज इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर जीरो होता है। ठीक है, और अगर ये हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर है वो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि नो नेट चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर, मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर। तो ये हो गई तीन, इनफैक्ट हाँ, ये एक, दो और ये तीन, ये हो गई तीन बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट बातें किसी कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं इस बात के, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो अब हम ये देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि भाई एक था स्फीयर, ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा स्फीयर तो आपके दिल में ख्याल आया सर होलो स्फीयर कि सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। तो भाई स्फीयर जो होता है ना, वैसे स्फीयर इज अ स्टैंडर्ड टर्म फॉर अ सॉलिड स्फीयर। अगर उनको होलो स्फीयर बोलना होगा तो वो या तो होलो स्फीयर बोलेंगे या शेल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बोला स्फीयर, ठीक है, तो वैसे तो वो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि नो नेट चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज है, मान लो इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया इसको आपने, रेडियस जो था वो इसका वो था कैपिटल आर, और इसके सेंटर से यहां पे मतलब लेट्स से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इस जगह पे एक प्लस छोटा क्यू चार्ज और रखा हुआ था। ठीक है, अब एक बात तो पक्की है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे ही रहने वाला है। ठीक है, वो सारा का सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे रहेगा,
और अगर वो सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए आगे से भी ध्यान रखना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं पर आगे से भी ध्यान रखना कि अगर कोई सरफेस है और उसका चार्ज भी है, ठीक है, कोई स्फीयर है और उस पर चार्ज है, तो वो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला हमेशा होलो स्फीयर वाला लगेगा, सॉलिड स्फीयर वाला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सारा भाग के बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है, तो प्लस क्यू, तो ये आ गया, प्लस क्यू आ गया, स्मॉल क्यू भी आ गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, ये जो प्लस क्यू है ना, ये तो बेचारा गऊ है, बहुत सीधा है ये तो, क्योंकि ये तो चुपचाप अपनी जगह बैठा हुआ है। गड़बड़ कौन है? गड़बड़ ये वाला प्लस क्यू है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि पूरे के पूरे चार्ज पे भाग रहा है। अब ये जो प्लस क्यू है ये तो पॉइंट चार्ज है, ये तो जहां बैठा है वहां बैठा हुआ है। लेकिन ये वाला जो प्लस क्यू है ये तो फ्री सरफेस है, ये तो बात, चलो 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 यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो चार्ज है, वो तो फ्री चार्ज है, वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पूरे सरफेस पे, कहीं भी जा सकता है। तो होगा क्या कि इस प्लस क्यू की शक्ल देख के हो सकता है कि यहां पे प्लस ज्यादा इकट्ठे हो जाएं और यहां पे प्लस थोड़े कम इकट्ठे हो जाएं। इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ अलबेले से कुछ माइनस साइन यहां पे इकट्ठे भी हो जाएंगे, हम भी जाएंगे वो प्लस क्यू के पास जाके खड़े होंगे, थोड़ा सा माइनस है ना, ठीक है। तो ये प्लस क्यू यहां पे आ गया। अब लेकिन समस्या क्या है कि हमें नहीं पता कि इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अजीब तरीके से फैला हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि अब जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इसको बोला मैंने O, ये मैंने पॉइंट बोला A, ये पॉइंट बोला B, ये पॉइंट बोला मान लो C और ये पॉइंट बोला D। क्वेश्चन ये है कि A, B, C, D और O सबके पोटेंशियल बता दो। अब सुनने में तो लग रहा है सर 5 सवाल पूछ लिया, आप तो कह रहे थे 1 सवाल पूछोगे, आपने 5 सवाल पूछ लिए। अरे एक ही तो है, अभी तो देखा था क्या कि कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल स्पेस। अरे कहां लिखा था? ये लिखा, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल स्पेस। इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी और ओ सबका पोटेंशियल आपस में सेम है, और सबका ही पोटेंशियल आपस में सेम है, तो कोई एक निकालने काम चल जाएगा। तो चलो भाई, सब में से किसी एक को निकालेंगे, तो कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि ए बी सी डी ओ में से किसी का पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये क्या लिखा है? अच्छा, ये डी था, ओके। तो ये डी, अरे डी को क्या हो जाता है बाबा, ट्रायंगल बन जाता है डी की जगह। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहां बना देते हैं डी, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ध्यान से देखते जाना भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये वैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूं, लेकिन बेसिक्स के बाद इस सवाल को लेने का रीजन ये है क्योंकि ये एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल किस सारे जितने चारों तरफ चार्ज है ना सबकी वजह से है, जिनमें एक तो ये प्लस क्यू चार्ज है और बाकी ये प्लस कैपिटल क्यू जो पूरे फैले पड़े हैं। प्लस क्यू तो गऊ है, गऊ, क्योंकि उसका तो सीधे सीधे डिस्टेंस मालूम है अपने को। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाय, और डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, तो कैपिटल आर तो ये वाला और छोटा आर बाकी का, तो कैपिटल आर प्लस छोटा आर। पर समस्या अब यहां पे ये है कि इसका जो अब जो इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल निकाले तो वो क्या आएगा? इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो वो चार्ज जो है वो सब जगह इधर 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 सब जगह फैला हुआ है। और अगर वो सब जगह फैला हुआ है तो ना तो हमें ये पता है कि कहां पे कितना चार्ज है, ना हमें ये पता है कि इस चार्ज से, इस प्लस क्यू, इस ए पॉइंट से इन सारे चार्जेस की दूरियां कितनी कितनी है। सबकी दूरियां अलग अलग हैं, और अगर सबकी दूरियां भी अलग है, एक ना तो हमको डिस्टेंस पता है ना हमें चार्ज पता है। अगर सारे चार्जेस अलग अलग पड़े होते और सबसे दूरियां भी पता होती तो एटलीस्ट हम लोग इंटीग्रेट करके या किसी तरह से कुछ तो गणित लगा के कुछ तो जुगाड़ करके पोटेंशियल निकाल लेते। पर जब हमें पता ही नहीं कि कौन सा चार्ज, तो ये पता है कि टोटल प्लस क्यू चार्ज था, अब मान लो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे टोटल है और मैंने उसको ऐसे करके बिखेर दिया, पूरे में फैल गया वो इधर से उधर तक, और मुझे नहीं पता कौन सा कहां जाके गिरा, तो मैं हर चार्ज से दूरी कैसे पता करूंगा? और मुझे अगर हर चार्ज से दूरी नहीं पता तो मैं पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? सबके अलग अलग निकाल के जोड़ूं भी कैसे, किसी एक का भी नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जो है, इंड्यूस इस जो प्लस क्यू जो फैला हुआ चार्ज है उसको मैं इंड्यूस चार्ज बोल रहा हूं, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। सॉरी बॉस, ये नहीं निकल पाएगा। तो पोटेंशियल एट बी निकालते हैं, तो बी का पोटेंशियल क्या बनेगा? अब बी से देखें तो यहां बी से ये प्लस क्यू तक की दूरी ये है,
जो कि है √/r² प्लस r²। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो आ ही जाएगा, KQ अपॉन √/r² प्लस r²। लेकिन बाकियों की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालोगे? बाकियों के फिर वही पुरानी कहानी हो गई, सर ये दूरियां तो हमको पता ही नहीं है और कौन कौन से चार्जेस कहां बैठे हैं ये भी नहीं मालूम है, तो इसलिए ये भी नहीं निकाल पाएंगे। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी फाउंड, यहां पर भी गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो सी की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा? तो सी की अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल एट सी बन जाएगा, सी पे देखा जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक दूरी तो KQ बाय और डिस्टेंस कितना हो गया R माइनस कैपिटल R। लेकिन फिर वही पुराने नाटक कि भाई यहां से जो दूरियां हैं चार्जेस की वो तो पता ही नहीं है, तो इसलिए जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं निकाल पाओगे, तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी फाउंड। तो भाई ए ने धोखा दे दिया, बी ने धोखा दे दिया, अब और सी ने भी धोखा दे दिया। अब आई बात डी की, हमें एक्चुअली 5 के निकालने हैं, A B C D O। ठीक है, A B C इन तीनों के तो नहीं निकले, तो अब डी से पूछते हैं। तो भाई डी का जो पोटेंशियल है वो डी, अब डी की तो दूरी वही है जो एक्चुअली बी की थी, तो एक्चुअली देखा जाए तो बी के लिए का एक्सप्रेशन और डी के लिए एक्सप्रेशन तो सेम ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये एक्सप्रेशन तो सेम ही आने वाले हैं, क्योंकि जैसे 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 इसकी दूरी क्यू से वैसे इसकी दूरी क्यू से, छोटे क्यू से, और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, तो बी और डी के लिए तो पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, अब तो भाई देखो ना ए ने साथ दिया, ना बी ने साथ दिया, ना सी ने साथ दिया, ना डी ने साथ दिया। अब तो बस बीच में बैठी है ओ मम्मी, वो बैठी बीच में, बस उन्हीं का सहारा है, मम्मी बचाओ। अब देख लेते भाई ओ से भी कुछ होता है कि नहीं होता। तो भाई ओ से पूछा, बीच में जो ओ बैठा है उससे पूछा भाई स्मॉल क्यू की वजह से बता, तो स्मॉल क्यू की वजह से ले KQ बाय R, खत्म। तो चलो वो स्मॉल बाकी ABCD बोले, हाँ स्मॉल क्यू की वजह से तो हमने भी निकाल लिया था। इंड्यूस चार्ज की वजह से बताओ, वो जो फैला हुआ चार्ज है ना जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम है उसकी वजह से बताओ। लेकिन O के केस में बड़ी खूबसूरत बात है, और वो खूबसूरत बात क्या है? O के केस में खूबसूरत बात यह है कि सारे जितने भी इंड्यूस चार्जेस हैं उन सबकी दूरी, भले ही वो कौन कहां बैठा है पता नहीं, लेकिन सबकी दूरी सेंटर से कैपिटल R है, और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो सारा का सारा चार्ज हो गया। प्लस अगर मान लो कहीं पे DQ चार्ज मान लिया अपन ने, तो बन जाएगा KDQ, सिर्फ उसकी वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा वो KDQ बाय R आ जाएगा। और उसको जैसे ही आपने किया इंटीग्रेट, तो K और कैपिटल R तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, और अंदर क्या बचा, इंटीग्रल DQ। अब ये जो सारे के सारे DQ है उनको इंटीग्रेट करोगे तो सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, प्लस Q मिलेगा। और इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आ गया, ये बन गया, ये पहला वाला टर्म तो करके KQ बाय R लिखा ही था, दूसरा वाला टर्म बन गया K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो यहां से आपको पता चला VO। ठीक है, अब O आ गया तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। और ध्यान से सुनना, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सवाल पूछ जरूर रहा हूं मैं शुरू में, लेकिन ये कोई बहुत आसान सवाल है नहीं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि A का बताओ, B का बताओ, C का बताओ, D का बताओ, O का बताओ। आपसे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब कंडक्टर्स में होती है बहुत बुरी चीज, और वो ये होती है कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि अक्सर आंसर होता है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और ये ऑप्शन में तो होता है, कभी कभी आंसर भी होता है। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये बड़ा गंदा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपसे आंसर नहीं निकल रहा, और आप इस एग्जाम के टाइम पे आप ये टिक करने बैठे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। लेकिन अब वो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड का मतलब क्या है, कि वो एक्चुअली मतलब नहीं निकल सकता है, या हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहां पे आपसे मान लो सवाल आ जाए एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे ओ नहीं पूछेंगे, अगर ये एग्जाम में आएगा तो वो पूछेंगे बताइए ए का पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या है। और ये तो हम बार बार कहते आ रहे हैं, ए का पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से हम नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकल सकता, बी की वजह से, बी पे इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं निकाल सकते। और वो पूछेंगे यही बताओ ए का इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या है, और ऑप्शन होगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। पर ये वो सवाल है जहां पे जो घी है ना, जब वो सीधी उंगली से नहीं निकलता तो पता है क्या करते हैं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो चम्मच से निकाल लेते हैं। टेढ़ी उंगली में गंदगी क्यों फैला रहे हो, वैसे ही मतलब वायरस का टाइम है, जब बस इधर उधर उंगली मत ज्यादा करो। तो ए पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए का पोटेंशियल तो पता ही है, ओ का पोटेंशियल अभी अभी विस्कॉन्सी सूत्रों से पता चला है,
इन दोनों को कर देंगे इक्वेट, ए और ओ बराबर कर दो। तो जैसे ही आपने VA को बराबर किया VO के, तो यहां पे आ गया KQ अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा r प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू O का पोटेंशियल यानी KQ बाय स्मॉल r प्लस KQ बाय कैपिटल R। जैसे ही आपने इस चीज को इधर से ले जाके घटाया और आपके पास A पर इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आया, और ये एक ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और हो सकता है कि आपके दिल में ख्याल है, बहुत जोर से मन कर रहा हो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड लगा दो। अरे मत लगाओ, वो लगा दो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जहां +4 होने वाले होंगे वहां -1 हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आप मतलब सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। तो इसलिए A का पोटेंशियल निकल गया। ऐसे ही आप B को VO से VB को VO से इक्वेट करोगे तो ये VB ड्यू टू इंड्यूस चार्ज मिल जाएगा, वही चीज VD ड्यू टू इंड्यूस चार्ज भी होगी। ऐसे VC ड्यू टू इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हो, इसको और इसको इक्वेट करके। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ एक बढ़िया सा सवाल। ठीक है, अब ये तो हुई कंडक्टर के बेसिक्स। अब एक और जो अगली चीज जो बढ़िया सी रहती है कंडक्टर्स के अंदर वो होती है कैविटी। ठीक है, तो कैविटी वाले कुछ एक दो बढ़िया सवाल वो मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन में लूंगा। और तब तक आप बढ़िया पढ़ते रहें, अपनी जो भी आपके पास डेटा, जो भी आपके पास मटेरियल है उसे सॉल्व करते रहें, जितना अच्छा हो सके करते रहो। और एक बात का ध्यान रखो कि अपना जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल भी कमजोर मत होने देना। अब तो एग्जाम की डेट भी आ रही है, बढ़िया से लगे रहो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में आपको मजा आया हो, समझने में अच्छा लगा हो, और आपको लगा हो कि नहीं यार आज कुछ नया सीखा हमने, तो इन बातों को लाइक्स के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है, मतलब इसके लिए तो समाज सेवा वाला काम है तो और तो कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और कमेंट्स अच्छे डालोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन, बहुत जल्दी आने वाला है। और तब तक के लिए एंजॉय, थैंक यू।